आज अपन पढ़ेंगे पाचन तंत्र की दूसरी बीमारी। और पाचन तंत्र की दूसरी बीमारी का नाम है आपके फेरिंजाइटिस। और फेरिंजाइटिस का मतलब होता है ग्रसनी का शोथ। फेरिंक्स का मतलब ग्रसनी है और आइटिस शब्द लगा है, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन का मतलब है शोथ। फेरिंजाइटिस किसे कहते हैं कि ग्रसनी की सूजन को फेरिंजाइटिस या ग्रसनी का शोथ कहते हैं। ग्रसनी की सूजन को फेरिंजाइटिस कहते हैं। जब पशु की ग्रसनी में सूजन आ जाती है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? फेरिंजाइटिस कहते हैं। फेरिंजाइटिस क्यों होता है? ईटियोलॉजी या कारण। फेरिंजाइटिस दो कारणों से होता है, एक है भौतिक कारक और दूसरा है संक्रामक कारक। तो सबसे पहले अपन देखते हैं भौतिक कारक और दूसरा है आपके संक्रामक कारक। भौतिक कारकों में क्या होता है? फेरिंजाइटिस का मतलब होता है कि ग्रसनी की सूजन को फेरिंजाइटिस कहते हैं। यानी जब अपन पशु को मुंह मार्ग से ड्रेंचिंग के माध्यम से दवाई पिलाते हैं तो उस दौरान क्या होता है? ड्रेंचिंग गन या एंडोट्रैकियल ट्यूब के कारण, ड्रेंचिंग गन या एंडोट्रैकियल ट्यूब से पशु के फेरिंक्स की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसको अगर चोट लग जाती है तो वहां पे क्या हो जाती है? सूजन हो जाती है। और उस सूजन की स्थिति को अपन क्या कहते हैं? फेरिंजाइटिस कहते हैं। दूसरा भौतिक कारक है, जब अपन पशु को अत्यधिक गर्म या ठंडा आहार खिलाते हैं उसके कारण भी फेरिंक्स के म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लामेशन या सूजन हो जाती है। तो इसमें लिखिए आप ड्रेंचिंग गन या एंडोट्रैकियल ट्यूब की चोट से, जब ड्रेंचिंग गन के माध्यम से दवा पिलाते हैं तो उसकी चोट से या एंडोट्रैकियल ट्यूब की चोट से भी फेरिंजाइटिस हो सकता है। दूसरा कारण है अत्यधिक ठंडा या गर्म खाद्य पदार्थ खिलाने के कारण। जब पशु को अपन अत्यधिक गर्म या अत्यधिक ठंडा खाद्य पदार्थ खिलाते हैं तो उसके कारण भी पशु के फेरिंक्स की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें सूजन आ जाती है और इस स्थिति को अपन क्या बोलते हैं? फेरिंजाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट आपके कि कोई बाहरी वस्तु जैसे पशु कील है, हड्डी है, लकड़ी है, तार है, ऐसी चीजों को खा जाता है और ये चीजें क्या होती है? फेरिंक्स में जाकर फंस जाती है तो उसके कारण भी क्या होता है? फेरिंजाइटिस हो जाता है। कोई बाहरी वस्तु जैसे कील, तार, हड्डी, कोई हड्डी का टुकड़ा भी फंस जाता है आदि, फेरेंजियल डिवर्टिकुलम में फंसने के कारण, यानी पशु के फेरिंजाइटिस होता है तो उसके भौतिक कारक कौन कौन से हैं? ड्रेंचिंग गन या एंडोट्रैकियल ट्यूब की चोट के कारण फेरिंजाइटिस हो जाता है। दूसरा कारक है अत्यधिक ठंडा या गर्म खाद्य पदार्थ खिलाने से।
तीसरा है कोई बाहरी वस्तु जैसे कील, तार, हड्डी का टुकड़ा आदि है जो फेरेंजियल ड्यूवर्टिकुलम में फंस जाते हैं, तो उसके कारण फेरिंक्स की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें चोट लग जाती है और पशु के फेरिंजाइटिस नामक रोग हो जाता है। ये हो गए आपके भौतिक कारक। दूसरा है संक्रामक कारक। संक्रामक कारक में पशुओं में कई प्रकार की ऐसी संक्रामक बीमारियां हैं जिनके कारण, यानी कई ऐसी संक्रामक बीमारियां हैं, उन संक्रामक बीमारियों के कारण पशु की फेरिंक्स में क्या हो जाता है, सूजन या इन्फ्लामेशन हो जाता है और उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, फेरिंजाइटिस बोलते हैं। तो वो इसमें कौन कौन सी होगी आप देख लेना। ये तो हो गया आपके भौतिक कारक। अब है संक्रामक कारक। सबसे पहले मैं आपको लिखा रहा बोवेंस में ओरल नेक्रोबैसिलस, ओरल नेक्रोबैसिलस। दूसरा है एक्टिनोबैसिलस या एक्टिनोबैसिलोसिस। ये संक्रामक बीमारी पशु में अगर हो गई, ओरल नेक्रोबैसिलस या एक्टिनोबैसिलस, तो इन संक्रामक बीमारियों के कारण क्या होगा, पशु की फेरिंक्स है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाता है और उस कंडीशन को फेरिंजाइटिस बोलते हैं। दूसरा है घोड़ा, घोड़े में जब स्ट्रेंगल नामक डिजीज हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, घसने की म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन आ जाती है। दूसरा आपके इक्वाइन इन्फ्लुएंजा। ये कई संक्रामक बीमारियां हैं, मैं एक दो लिखा रहा हूं आपको। बहुत सारी ऐसी संक्रामक बीमारियां हैं जिनकी वजह से फेरिंजाइटिस नामक डिजीज पशु में हो सकती है। नेक्स्ट आपके शुअर। शुअर में होता है आपके एंथ्रेक्स और एक होता है अजैकस डिजीज। उनके कारण पशु में क्या हो सकता है, फेरिंजाइटिस हो सकता है। ये आपके फेरिंजाइटिस की परिभाषा होगी और भौतिक और संक्रामक कारक हो गए। अब अपन देखेंगे कि पशु के जब फेरिंजाइटिस हो जाती है तो कौन से लक्षण अपने को देखने को मिलते हैं। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और साथ के साथ इसको नोट भी कर सकते हो। अब अपन देखेंगे सिम्टम ऑफ फेरिंजाइटिस या फेरिंजाइटिस के लक्षण कि जब पशु के घसने का शोथ हो जाता है तो पशु में किस प्रकार के लक्षण है जो देखने को मिलते हैं। सिम्टम या लक्षण। सबसे पहले पशु को आहार चबाने हुए निगलने में परेशानी होती है। पशु को आहार चबाने और निगलने में परेशानी होती है। दूसरा है आहार निगलते समय दर्द और कभी कभी खांसी भी हो जाती है। क्यों होती है खांसी? क्योंकि पशु के फेरिंक्स में इन्फ्लामेशन है। तीसरा है रोगी पशु अपना मुंह खुला रखता है। रोगी पशु अपना मुंह खुला रखता है। खुला क्यों रखेगा? क्योंकि फेरिंक्स में इन्फ्लामेशन होने के कारण पशु को श्वास लेने में परेशानी होती है। फेरिंक्स श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों का एक कॉमन अंग है, इसलिए पशु को क्या होता है, श्वास लेने में परेशानी होती है। और श्वास लेने में परेशानी होने के कारण क्या होता है कि पशु अपना मुंह खुला रखता है और खुले मुंह से
श्वास लेता है, मुंह से अत्यधिक मात्रा में लार गिरती है, जो भी आहार खाता है उसके टुकड़े भी गिरते रहते हैं। कई बार तो इस कंडीशन आ जाती है कि जो भी पशु आहार खाता है वो आहार नाक के माध्यम से भी बाहर आ जाता है। पशु को श्वास लेने में परेशानी, पशु को श्वास लेने में परेशानी, लार का सिक्रेशन, इसके अलावा क्या हो जाती है, गले में सूजन दिखाई देती है। नेक्स्ट है नाक से स्राव आता है, जिसमें खून या खाद्य पदार्थ भी हो सकता है। और घोड़ा होता है, उस घोड़े में गटल पाउच का एम्फाइसीमा हो जाता है। सबसे पहले अपन ने देख लिया कि पशु की ग्रसनी की म्यूकस मेम्ब्रेन की सूजन को फेरेंजाइटिस कहते हैं। फेरेंजाइटिस दो कारणों से होता है, भौतिक कारक, रासायनिक कारक। भौतिक कारक में अपन ने देखा ड्रेंचिंग गन या एंडोट्रैकियल ट्यूब की चोट लगने के कारण, अत्यधिक ठंडा या गर्म आहार खिलाने की वजह से, सुई, कील, अल्फिन, नुकीली वस्तुएं होती है, इनके फेरिक्स में फंसने के कारण भी हो जाता है। संक्रामक कारक में अपन ने देखा था गाय में ओरल नेफ्रोबैसिलोसिस है, एक्टिनोबैसिलोसिस है, एक्टिनोमाइकोसिस है, ऐसी संक्रामक बीमारियां होती है, उनके कारण भी क्या होता है, फेरेंजाइटिस हो सकता है। अब अपन देखेंगे फेरेंजाइटिस के लक्षण या सिम्टम। सबसे पहला लक्षण है पशु को आहार चबाने व निगलने में परेशानी होती है। क्यों होती है? क्योंकि पशु के फेरिंक्स में सूजन है। दूसरा लक्षण आहार निगलते समय पशु के दर्द होता है। जब फेरिंक्स में सूजन है, और मैंने बताया कि फेरिंक्स है जो श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र का सामान्य अंग है, कॉमन मार्ग है, इसलिए इसमें क्या होता है, दर्द होता है और पशु को खांसी भी हो जाती है। कई बार दर्द के साथ साथ पशु खांसता भी है। नेक्स्ट है रोगी पशु अपना मुंह खुला रखता है। खुला क्यों रखता है? क्योंकि पशु को श्वास लेने में परेशानी होती है, इसलिए पशु अपना मुंह खुला रखता है। नेक्स्ट है पशु को श्वास लेने में परेशानी होती है। अगला लक्षण है लार का स्राव। जब पशु के फेरेंजाइटिस नामक बीमारी हो जाती है तो पशु के मुंह से अत्यधिक मात्रा में लार गिरती है। नेक्स्ट है गले में सूजन दिखाई देती है। ये जो फेरिंक्स वाला पार्ट है, इसके आसपास की जो लिम्फ नोड्स होती है, लिम्फ ग्लैंड्स होती है, उनमें इन्फ्लामेशन या सूजन हो जाती है। जब इनको अपन बाहर से दबाते हैं तो पशु दर्द महसूस करता है। नेक्स्ट है नाक से स्राव आता है, जिसमें खून या खाद्य पदार्थ के टुकड़े भी हो सकते हैं। अगला लक्षण है कि घोड़े में गटरल पाउच का एम्फाइसीमा भी हो जाता है। एम्फाइसीमा का मतलब होता है वहां पे गैस भरी हुई सूजन हो जाती है। उसको दबाएंगे तो आराम से वो दब जाएगी, लेकिन उस सूजन में क्या होता है, गैस भर जाती है। तो ये हो गया आपके फेरेंजाइटिस के लक्षण। अब अपन देखेंगे डायग्नोसिस या निदान। ये जो फेरेंजाइटिस नामक डिजीज है, इसका निदान अपन किस प्रकार करेंगे। डायग्नोसिस या फेरेंजाइटिस जो डिजीज है उसका अपन निदान कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन अकॉर्डिंग टू सिम्टम यानी लक्षणों के आधार पर या अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री
सबसे पहले अपन पशु के बाह्य लक्षण देखेंगे, उन लक्षणों के आधार पर दूसरा पशु का लक्षण, पशु की हिस्ट्री लेंगे, उसके आधार पर तीसरा है आपके मुख्य गुहा का निरीक्षण करके पशु का मुंह खोलेंगे, मुंह खोल के उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे कि पशु के कहाँ पे सूजन है या उसकी फेरिंक्स भाग में कोई वस्तु फंस तो नहीं रखी है। एंडोस्कोपी भी अपन इसमें कर सकते हैं। तीसरा इसका डायग्नोसिस है गले के आसपास की लसिका ग्रंथियों की जांच करके, गले के आसपास की जो लिम्फ ग्लैंड होती है उनकी जांच करके भी इसका डायग्नोसिस किया जा सकता है। नेक्स्ट डायग्नोसिस है रोगी पशु के नाक या मुंह से निकलने वाले स्राव का प्रयोगशाला में कल्चर करके रोगी पशु के नाक या मुंह से निकलने वाले स्राव का प्रयोगशाला में कल्चर करके भी इसका डायग्नोसिस किया जा सकता है। ये तो हो गया आपके फेरेंजाइटिस का डायग्नोसिस। अब अपने को क्या करना है, इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना है। वो कैसे करेंगे कि एक तो आपके फेरेंजियल पैरालिसिस होता है और एक होता है फेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन। फेरेंजियल पैरालिसिस और दूसरा होता है फेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन। फेरेंजियल पैरालिसिस का मतलब होता है कि जो फेरिंक्स वाला भाग है उसकी जो मांसपेशियां होती है उनमें क्या होता है, पैरालिसिस या लकवा हो जाता है। तो उसके कारण भी अपने को जो फेरेंजाइटिस में लक्षण दिखाई देते हैं वही लक्षण फेरेंजियल पैरालिसिस में दिखाई देते हैं। और फेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है कि जब पशु के फेरिंक्स भाग में किसी भी बाह्य वस्तु के कारण अगर रुकावट आ जाती है तो भी पशु में उपरोक्त लक्षण दिखाई देते हैं। तो इन दोनों बीमारियों से, फेरेंजियल पैरालिसिस और फेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन से अपन फेरेंजाइटिस को कैसे अलग करेंगे, इसके लिए अपने को फेरेंजियल पैरालिसिस और फेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन और फेरेंजाइटिस तीनों के लक्षण है उनका पता होना चाहिए। ये है आपके डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता आपका कि फेरेंजाइटिस का डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना चाहिए। दो बीमारी एक दे देगा, तीसरी ऑप्शन दे देगा आपको उपरोक्त दोनों और चौथा दे देगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त दोनों बीमारियों के आधार पर फेरेंजाइटिस का क्या किया जाता है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस किया जाता है। ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने के लिए अपने को फेरेंजाइटिस, फेरेंजियल पैरालिसिस और फेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन इन तीनों बीमारियों के बारे में पता होना अत्यंत आवश्यक है। फेरेंजाइटिस की सामान्य परिभाषा होगी, कारण हो गया, लक्षण हो गया, निदान हो गए, डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गया। अब अपन पढ़ेंगे ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ऑफ फेरेंजाइटिस। कोई भी बीमारी हो उसका ट्रीटमेंट करने से पहले सबसे पहले अपने को उस बीमारी के रोग कारक को वहां से हटाना है।
कि ये बीमारी किस कारक की वजह से है या इस बीमारी का कारण क्या है। तो उस बीमारी का इलाज करने के लिए सबसे पहले बीमारी के कारण को हटाना है। यानी अगर किसी बाह्य वस्तु, कील और फिर सुई, हड्डी का टुकड़ा है या कोई वस्तु फंस रही है, उसके कारण अगर फेरिंजाइटिस हुआ है तो सबसे पहले तो उसको वहां से हटाना है। तो इसमें आप लिखिए, सर्वप्रथम रोग का डायग्नोसिस कर रोग के कारक को हटाए। सर्वप्रथम रोग का डायग्नोसिस कर रोग के कारण या कारक को हटाए। जैसे ये क्या हो सकते हैं, कील है, तार है, हड्डी का टुकड़ा है, आदि वस्तुओं को हटाना है। उसके बाद में कि पशु के क्या हो रहा है, फेरिंजाइटिस हो रहा है, यानी पशु कोई भी आहार को निगल नहीं पा रहा है, तो पानी भी नहीं निकल पा रहा है और आहार भी नहीं निकल पा रहा है, इसलिए पशु में क्या होगा, बहुत ही ज्यादा वीकनेस हो जाएगी। उसके लिए अपन क्या करेंगे, पशु को फ्लूइड थेरेपी देंगे। फ्लूइड थेरेपी, और फ्लूइड थेरेपी में भी अपने को क्या देना है, पशु को एनएस नॉर्मल सलाइन या आरएल नहीं देना है, पशु को देना है डीएनएस, जिसमें क्या होता है, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। डेक्सट्रोज क्या है, एक प्रकार की शुगर है, यानी क्या है, ग्लूकोज है, और उससे क्या होता है, पशु को एनर्जी मिलती है। फ्लूइड थेरेपी में अपने को देना है इसको एनएस, डीएनएस सॉरी, डीएनएस कितना देना है, ये आपको बड़े पशु में लगभग 1000 ml आईवी देना है। आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस, जो नस में लगता है। और पशु, गाय की बात कर रहा हूं मैं, गाय में इंट्रावेनस इंजेक्शन कहाँ दिया जा सकता है, जुगुलर वेन या ईयर वेन में, लेकिन ज्यादातर अपन कहाँ पे देते हैं, जुगुलर वेन में देते हैं। जुगुलर वेन कहाँ पाई जाती है, ये जो आपके फेरेंक्स वाला पार्ट होता है, इसके दोनों तरफ पाई जाती है, गर्दन वाले हिस्से में। इसके अलावा सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, पशु को एंटीबायोटिक इंजेक्शन देते हैं। एंटीबायोटिक इंजेक्शन में अपने को क्या क्या देना है, 2-3 इंजेक्शन के नाम बता रहा हूं मैं आपको, उसमें से कोई सा भी एक एंटीबायोटिक अपने को पशु को देना है। एंटीबायोटिक इंजेक्शन स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन या पेनिसिलिन है जो पशु को देना है। ये आईएम मार्ग से देना है और पशु के शरीर भार के अनुसार 5 ml, 10 ml, 15 ml या 20 ml डोज रेट इसकी देनी होती है। प्रत्येक इंजेक्शन की डोज रेट है जो अलग अलग होती है। उसके बाद में अपने क्या करना है, अगर मान लो कि फेरिंजाइटिस काफी पुराना है और क्रोनिक कंडीशन है, तो उसमें क्या करना है अपने को, उसमें आपको करना है सोडियम आयोडाइड 30 ग्राम इन 300 ml डिस्टिल वाटर। इंट्रावेनस फॉर कैटल, यानी अगर फेरिंजाइटिस काफी पुराना हो गया है तो पशु को 30 ग्राम सोडियम आयोडाइड है जो 300 ml डिस्टिल वाटर में घोलकर आईवी लगाना है, इंट्रावेनस देना है बड़ी गाय को। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद में अपन ने क्या लिखाया था कि पशु को श्वास लेने में तकलीफ होती है और उसके कारण पशु मुंह खोलकर श्वास लेता है। अगर पशु को श्वास से संबंधित प्रॉब्लम है
तो अपन विक्स है, तारपीन का तेल है, कपूर है, इनका क्या देते हैं, बफारा देते हैं। सांस में तकलीफ होने पर विक्स या कपूर या तारपीन के तेल का बफारा दिया। सांस में तकलीफ होने पर पशु को विक्स या कपूर या तारपीन के तेल का बफारा दें। ये बफारा कैसे देना है, हल्का गर्म पानी लेना है और उसमें कपूर, विक्स या तारपीन का तेल डाल देना है और उस बाल्टी या किसी भी बर्तन में अपन ने डाला है उसके ऊपर पशु की गर्दन को रखना है, ताकि पशु की जो श्वास है उस श्वास के माध्यम से वो उसकी बफारा है जो उसके श्वसन तंत्र में जा सके। इसके अलावा इन्फ्लामेशन होता है, तो इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए अपन क्या करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग नसेड देते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जैसे नसेड। नसेड का मतलब होता है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स इसका इंजेक्शन आता है आपके एनीफ्लैम के नाम से, एनीफ्लैम एनपी, और ये किस मार्ग से देना है, आईएम मार्ग से देना है, इंट्रामस्कुलर देना है। आईएम का मतलब होता है इंट्रा मस्कुलर, यानी मांस में लगेगा। दूसरा है कि उसमें पशु के फेरिंक्स में इन्फ्लेमेशन है, उसके कारण पशु की क्या होती है, एलर्जी कंडीशन होती है, तो अपन कौन सा इंजेक्शन देंगे, एंटी हिस्टामिनिक। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग जैसे इंजेक्शन सीपीएम है, केविन है, जींस है, ये सब अपने को कितना ml देना है, 10 ml आईएम आईवी किसी भी मार्ग से अपन दे सकते हैं। कोई भी औषधि देने से पहले उस पर औषधि का देने का मार्ग है वो अवश्य देखे, उसका कंपोजिशन है वो अवश्य देखे कि कितने ml डोज है पशु में लगनी चाहिए। इसके अलावा अपन क्या करते हैं, पशु को कोर्टिको स्टेरॉइड इंजेक्शन भी देते हैं, जैसे एनिकोट है, ट्रेड नेम लिखा रहा हूं मैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन जैसे एनिकोट भी दे सकते हैं। इसके अलावा पशु को क्या देना है, मल्टीविटामिन और मिनरल मिक्सचर भी पशु को नियमित रूप से आहार के रूप में देना है। ये हो गया आपके इसका ट्रीटमेंट। नेक्स्ट आता है बचाव या प्रिवेंटेशन। बचाव कैसे करना है, सबसे पहले तो रोगी पशु को अन्य स्वस्थ पशु से अलग रखना है। दूसरी चीज, रोगी पशु को मुलायम व आसानी से पचने वाला आहार देना चाहिए, बार बार पानी पिलाना चाहिए और पशु को साफ सुथरे वातावरण में रखना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके विटामिन, मिनरल मिक्सचर, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार है जो पशु को देना चाहिए, ताकि पशु कम आहार खाकर भी ज़्यादा एनर्जी प्राप्त कर सके और पशु को वीकनेस से और सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाया जा सके। तो ये आपके जो पाचन तंत्र की दूसरी डिजीज थी फेरिंजाइटिस, वो कंप्लीट हो जाती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी टीका नहीं लगता है, बचाव उपचार है और इनका जहाँ तक है नॉर्मली ट्रीटमेंट करने से पशु ठीक हो जाता है। फेरिंजाइटिस में
जहाँ तक कोशिश होती है पशु की मृत्यु नहीं होती है, तो ये आपके फेरेंजाइटिस डिजीज है वो कंप्लीट हो जाती है।